कहानी की शुरुआत में हमें एक बैटल ग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा बहुत ही घायल हालत में पड़ा हुआ था, जिसका एक पैर भी कट चुका था। फिर वह बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उसके ही द्वारा नियुक्त किए गए 6 किंग्स वहाँ पर आ चुके हैं। फिर उनमें से एक बंदा जो स्वॉर्ड किंग था वह कहता है, ग्रेट जनरल, अब आपको हार मान लेनी चाहिए, तुम्हारा इतना स्ट्रगल करना बेकार है। वह बंदा कहता है कि स्वॉर्ड किंग, तुम कमीने कहीं के, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। यह कहकर वह खड़ा होने लगता है। स्वॉर्ड किंग कहता है, अब तुम इस सिचुएशन में करना क्या चाहते हो? अब तुम्हारा कुछ भी करना बेकार है, क्योंकि यही तुम्हारा अंत है, ग्रेट जनरल। फिर हमें उस बंदे की तरफ दिखाते हैं जो इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। वह इन सब की बातों को सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर को अनलीज करता है, जिससे सभी लोग दूर हो जाते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाते हैं जो अपनी पावर को बढ़ाई जा रहा था। उसकी पावर से ज़मीन भी सैटर होने लगती है। उसकी इतनी खतरनाक मैसिव पावर को देखकर वह बंदे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यह इस घायल शरीर के साथ इतनी खतरनाक पावर को कैसे शो करा सकता है। फिर हमारा एमसी उन लोगों से कहता है कि मैं तुम गद्दारों को बिना मारे ऐसे नहीं मर सकता हूँ। अब मैं तुम सभी को एक साथ ख़त्म करूँगा। अब मैं तुम्हें दिखाऊँगा इस सियोनियन का अवतार डिसेंडिंग डांस। ये टेक्निक इसकी फैमिली टेक्निक होती है और हमारे एमसी का नाम सियोनियन है। फिर वह स्वॉर्ड किंग से एक बंदा कहता है, क्या यह इस बॉडी के साथ इतनी खतरनाक मार्शल आर्ट को परफॉर्म कर सकता है? ग्रेट जनरल को मारना संभव भी है। स्वॉर्ड किंग कहता है, अब इस तरह की बकवास बंद करो और फाइट के लिए तैयार हो जाओ। फिर स्वॉर्ड किंग अपने मन में सोचता है, इस बॉडी के साथ यह ट्रांसेंडेंट रेलम के बंदों को डरा रहा है। यह सच में गॉड ऑफ वॉर कहलाने लायक है। एमसी सोचता है कि मैंने यह कह तो दिया, पर मेरा शरीर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा होगा। क्या मैं इस आधे घंटे में इन 6 ट्रांसेंडेंट रेलम के बंदों को डील कर सकता हूँ? फिर कहता है कि मुझे ये सब बेकार की बातें नहीं सोचनी चाहिए और फाइट पर फोकस करना चाहिए। भले ही मैं सभी को ना मार पाऊँ, लेकिन कम से कम एक बंदे को अपने साथ ले जाऊँगा। यह सोचकर वह सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि चलो आओ, मैं तुम सभी को देख लूँगा। फिर वह अपने ब्रदर यू के बारे में सोचते हुए कहता है, अगर आज आप यहाँ होते तो सिचुएशन कुछ और ही होती और मुझे एक बड़ी मदद मिलती। आप कहाँ हो ब्रदर यू? तभी अचानक से पीछे से कोई एक स्वॉर्ड को उसके सीने के आर पार कर देता है और वह बंदा एमसी से कहता है, आपने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया? लेकिन एमसी सोचता है कि यह आवाज़ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बंदा कहता है कि ब्रदर कोई है जिसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता है। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो वही है जिसके बारे में एमसी अभी सोच रहा था। एमसी कहता है, ब्रदर यू, यहाँ तक कि आप भी? और यह कहकर वह ज़मीन पर गिर जाता है। फिर ब्रदर यू कहता है कि अब इस कॉन्टिनेंट का नया रूलर और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। लेकिन इस रूलर के ऊपर एक गॉड था, द गॉड ऑफ वॉर, सियोनियन। आज के बाद गॉड ऑफ वॉर की हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी और फिर मैं बन जाऊंगा एक ट्रू एम्परर। एमसी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? ब्रदर यू कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत दर्द में हो, चलो मैं इसे आसान बना देता हूँ। फिर वह कहता है कि मेरा भाई जो गॉड ऑफ वॉर था और इस कॉन्टिनेंट का एक ग्रेट जनरल था, आज वह मेरा भाई मारा जा चुका है। मरते वक्त एमसी सोचता है कि यह कितना गलत है। मुझे न केवल अपने ही साथियों द्वारा धोखा मिला, बल्कि मैंने जिसके लिए सब कुछ किया वह मेरा भाई भी उनके साथ मिल गया। यहाँ तक कि मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। और यह कहते हुए हमारा एमसी मर जाता है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है हमारे एमसी की नई जर्नी की। नेक्स्ट हमें एक अलग जगह का ही सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक कॉल्ड्रॉन के अंदर एक बंदे को जिंदा ही बॉयल किया जा रहा था। वह बंदा कहता है, यह कौन सी जगह है और यहाँ पर इतना अंधेरा और गर्मी क्यों है? क्या यहाँ पर कोई शुद्धिकरण चल रहा है? ये तो पानी है। फिर वह बंदा पानी में अपने चेहरे को देखता है और कहता है, ये सब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह बच्चा मैं हूँ? और जी हाँ दोस्तों, हमारा एमसी इस बच्चे की बॉडी में रिबॉर्न हो चुका है। तभी अचानक से उसे बाहर से किसी की आवाज़ आती है जहाँ पर 2 बंदे आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि मैं और ये सब नहीं कर सकता। एमसी सोचता है कि लगता है कोई बाहर है। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि हम बस वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि हमसे करने को कहा गया है। पहला बंदा कहता है, पहले स्लॉट सच में बहुत हार्टलेस हैं, अन्यथा वह अपने बच्चे को इस मेडिसिन के रूप में उपयोग करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाते हैं जो उस जगह से निकलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह उस कॉल्ड्रॉन को छूता है उसके गर्म होने के कारण उसका हाथ जल जाता है और वह तुरंत पीछे गिर जाता है। और फिर सोचता है कि इस बच्चे की बॉडी के साथ यहाँ से निकलना मुश्किल है। इस तरह की संरचना के साथ और आसमान में एक छेद भी है। लगता है यह एक विशालकाय बर्तन है और इस गर्मी के साथ इस बच्चे को बॉयल करना
इसका मतलब अगर मैं सही हूँ तो मैं एक मेडिसन कोल्ड्रॉन के अंदर हूँ। फिर एक बंदा कहता है कि जैसे जैसे यह कोल्ड्रॉन एक्टिवेट हो रहा है इसकी हीट भी इंटेंस होती जा रही है। उसकी बातें सुनकर दूसरा कहता है तुम सही कह रहे हो, इतनी पावरफुल हीट इनफ है उस बच्चे की हड्डियों को पिघलाने के लिए। नेक्स्ट हमें एमसी को दिखाते हैं जिसकी बढ़ती हीट के कारण हालत ख़राब होती जा रही थी। वह कहता है कि मैं और इसमें सांस नहीं ले सकता हूँ, इस तरह से तो मैं यहाँ जलने से पहले ही मारा जाऊँगा, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तभी अचानक से उसके नाम को कोई पुकारता है। एमसी सोचता है यह आवाज़ तो। तभी हमें दिखाते हैं कि एमसी के सामने उसके मास्टर की सोल आ जाती है। उसे देखकर एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर। उसके मास्टर कहते हैं कि अवतार डेसेंडेंस एक सपना है, एक अवतार का जो आग की लपटों के साथ ही पैदा होता है। यह स्थान फ्लेम से बना हुआ है जो अवतार का एक मंच है जहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है। फिर वह एमसी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम इस डांस को परफॉर्म नहीं करोगे। एमसी कहता है यह सही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं इस बच्चे की बॉडी में क्यों हूँ, लेकिन बात निश्चित है मैं इस तरह नहीं मर सकता उन लोगों को पीछे छोड़कर जिन्होंने मुझे धोखा दिया। जैसा कि अपेक्षित है इस संकट में सिर्फ एक ही है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, और वह है मेरे मास्टर जिसने अपने पीछे छोड़ा है द अवतार डेसेंडेंस। नेक्स्ट हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वे दोनों गार्ड उस कॉल्ड्रॉन की बढ़ती फायर फ्लेम को देख रहे थे। उनमें से एक कहता है कि यह सच में एक भयानक चीज़ है। तभी वहाँ पर एक बंदा बाहर आता है और देखता है कि बाहर चल क्या रहा है, लेकिन जब वह उस कॉल्ड्रॉन को देखता है तो उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वह फ्लेम अब ब्लू से ग्रीन हो चुकी थी और भी ज़्यादा एग्रेसिव भी। एक गार्ड दूसरे से कहता है कि वहाँ पर देखो। दूसरा कहता है ओह ये तो कोर्ट फिजिशियन है, ये तो एक निजी डॉक्टर के रूप में यंग मास्टर की देखभाल कर रहे हैं। मुझे यकीन है वो यंग मास्टर को अपने बच्चे की तरह समझते होंगे। पहला गार्ड कहता है हाँ ऐसा तो मुझे भी लगता है। फिर वह फिजिशियन को दिखाते हैं जो काफ़ी परेशान दिख रहा था। वह सोचता है कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए मुझे इतना निर्दयी होना पड़ा। यह सोचकर वह निराश होते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वह गार्ड्स की आवाज़ से रुक जाता है जो कह रहे थे कि आखिर यह सब चल क्या रहा है, इस कॉल्ड्रॉन के साथ क्या हो रहा है। वह फिजिशियन जब पीछे देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि वह फ्लेम एक ड्रैगन का रूप ले रही थी, और जब वह ड्रैगन दहाड़ता है तो एक खतरनाक पावर रिलीज होती है जिसे देखकर वह फिजिशियन कहता है यह तो एक फायर ड्रैगन है। नेक्स्ट हमें एमसी को दिखाते हैं जो उस टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। उसे देखकर उसका मास्टर कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही, चलो मैं भी इसे तुम्हारे साथ ज्वाइन करता हूँ और परफॉर्म करता हूँ। फिर वे दोनों शुरू हो जाते हैं और उन दोनों के ऐसा करने से उस कॉल्ड्रॉन से एक अलग ही प्रकार की फ्लेम एनर्जी रिलीज़ होने लगती है जिसे देखकर ये गार्ड ही घबरा जाते हैं। और एक कहता है ये सब क्या हो रहा है। दूसरा कहता है मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। पहला कहता है क्या आप तो यहाँ पर पिछले 15 सालों से काम कर रहे हो और आपने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। दूसरा कहता है भले ही उनमें से कोई कहे, लेकिन इन सब पर कौन विश्वास करेगा। यह ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ड्रैगन यहाँ पर डांस कर रहा हो। तभी हमें दिखाते हैं कि एमसी की उस टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से उस कॉल्ड्रॉन के अंदर क्रैक आने लगते हैं। एक गार्ड कहता है चलो जल्दी से यहाँ से पीछे हटो। उस कॉल्ड्रॉन को दिखाते हैं जो एक खतरनाक प्रेशर के साथ ब्लास्ट हो जाता है। फिर सब कुछ शांत हो जाने के बाद वह फिजिशियन देखता है कि उस कॉल्ड्रॉन के ब्लास्ट होने के बाद वह गार्ड की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तभी हमारा एमसी उसके अंदर से एक कूल वे में निकलता है जिसे देखकर वह फिजिशियन जल्दी से उसके पास दौड़ कर जाता है और कहता है कि यंग मास्टर। एमसी कहता है कि नरक की गहराइयों से फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ, और यह कहकर वह अपनी खतरनाक ऑरा को रिलीज़ करता है जिसे देखकर कुछ देर के लिए तो वो लोग भी घबरा जाते हैं, लेकिन ज़्यादा पावर को यूज़ करने के कारण हमारा एमसी बेहोश हो जाता है। वह फिजिशियन जल्दी से उसे संभालता है। नेक्स्ट हमें उस फिजिशियन के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसने एमसी के घाव पर मेडिसिन लगा दिया था, और वह एमसी को देखकर सोचता है यह इनक्रेडिबल है, यह बस एग्जॉस्ट होने की वजह से बेहोश हुआ था और इसके शरीर पर कुछ माइनर इंजरीज हैं, और इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल है कि यह जलते हुए कॉल्ड्रॉन से जिंदा वापस आ गया है। तभी वह दोनों गार्ड उसके पास आते हैं और कहते हैं कोर्ट फिजिशियन पैलेस लॉर्ड आपसे अभी मिलना चाहते हैं। वह फिजिशियन कहता है क्या पैलेस लॉर्ड, मैं समझ गया, मैं आ रहा हूँ। यह कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पर एक असासिन छुपा हुआ था जो सभी के वहाँ से जाते ही नीचे उतर आता है और हमारे एमसी के पास आकर अपने कपड़ों से एक लिक्विड बोतल को निकालकर उसे एमसी को पिला देता है और अपने आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं। हमारे एमसी को दिखाते हैं जिस पर उस लिक्विड का असर होने लगता है और वह दर्द से अपनी छाती को पकड़ लेता है और दर्द से कराने लगता है। वह बंदा कहता है कि ये सब के लिए अपनी घिनौनी माँ को दोष देना, क्योंकि सभी सूर्य की लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ पर सन की लॉ से मतलब है कि जिसके पास पावर होती है उसी के रूल्स को सभी फॉलो करते हैं। उस असासिन के जाने के बाद
कुछ समय बाद वह फिजिशियन वापस आता है और कहता है कि यह रात की बात है कि पैलेस लॉर्ड ने मुझे यंग मास्टर का इलाज करने की अनुमति दे दी, लेकिन मैं अभी भी उनके इंटेंशन को नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी उसकी नज़र हमारे एमसी पर पड़ती है, जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था।